हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर 5 है कांग्रेस एवं इसकी चुनौतियां। इसमें हमने ऑलरेडी कई सारे टॉपिक ला चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्रीवी पर्स क्या है और 70 के दशक में इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को क्यों समाप्त कर देना चाह रही थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। इसका पहले ही 3 पार्ट आ चुका है, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर 5 का। ठीक है, और इसका पहला 3 पार्ट आ चुका है, ज़रूर उसमें से देखिएगा। अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों को मैं कवर किया हूँ। जैसे अभी-अभी मैंने बताया था प्री पेपर्स के ऊपर चौथे आम चुनाव पे क्वेश्चन आता है कि भारतीय राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के चुनाव को महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है। ठीक है, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा चौथे आम चुनाव को क्यों दिया गया है। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था 1969 में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और पाँचवा आम चुनाव जो कांग्रेस का पुनर्स्थापना हुआ था, लोकप्रिय क्यों हुआ था 1971 में, ये सारा क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ पिछले के 3 वीडियोज़ में। ठीक है, और ज़रूर आप उनको देखिए। और आप ये देख रहे होंगे कि भाई 60 के दशक को इतना खतरनाक दशक क्यों कहा जाता था, प्रमुख नाराएँ, ठीक है, और आंदोलन और हड़ताल, ये सारी चीज़ें मैंने करवा चुका हूँ और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और अभी-अभी कुछ सालों 2 साल पहले हमारा कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं। जैसे एक दलीय शासन व्यवस्था, द्विदलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या है और इसका दोष और गुण बताइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आज लास्ट वीडियो है और ये तीनों व्यवस्थाओं को हम कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है? तो एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है, तो जिस देश में सिर्फ एक दल की व्यवस्था हो और वहाँ पर विपक्षी दलों का अभाव हो, तो ऐसे देश के शासन व्यवस्था को ही हम एक दलीय शासन व्यवस्था कह देते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं, चीन और क्यूबा में एक दलीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलो अब इसका हम लाभ पढ़ लेते हैं, गुण पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुण क्या है? तो पहला गुण ये है कि एक दलीय शासन व्यवस्था में सरकार स्थिर रहती है, क्योंकि वो 5 साल से पहले गिर नहीं सकती। कैसे? ध्यान से सुनिए। एक दलीय शासन व्यवस्था में विपक्षी दलों का अभाव होता है, जहां देश के वोट अन्य पार्टियों में नहीं बढ़ती है और अन्य पार्टियों में नहीं बढ़ती है, जिससे हमेशा सरकार अकेले दम पर ही बनती है और गठबंधन सरकार नहीं बनाना पड़ता है। और यहाँ अपना कार्यकाल सरकार पूरी तरह से कंप्लीट करता है और समय से पहले न भंग होने की वजह से यह सरकार कई सालों तक स्थिर बनी रहती है और बार-बार सरकार गिरने से बचती है। तो इससे इसका देश का बेनिफिट है, ये लाभ है। ठीक है, दूसरा लाभ क्या है? तो दूसरा लाभ ये है कि शक्तिशाली सरकार का निर्माण होता है एक दलीय शासन व्यवस्था में। कैसे? तो एक दलीय शासन व्यवस्था में जो भी सरकार बनाता है, ठीक है, तो एक दलीय शासन व्यवस्था में विरोध करने वाला कोई पार्टियां नहीं होती है, जिससे सरकार किसी भी प्रकार की फैसला तुरंत से तुरंत ले सकता है, जल्द से जल्द ले सकता है और उन्हें सहयोगी पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये शक्तिशाली सरकार को लक्षण दिखा रहा है। सरकारी सरकार, जो भी ताकतवर जो शक्तिशाली सरकार होता है, उसका लक्षण यही है कि वो तुरंत में कोई भी फैसला ले सकता है और वो सरकार पूरे 5 साल कम से कम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसका गुण क्या है? तो तीसरा जो गुण है इसका, वो है अनुशासित व्यवस्था होना। ठीक है, शासन है ना अनुशासित रूप से चलती है। क्यों? देखते हैं। एक दलीय शासन व्यवस्था में सरकार काफ़ी कठोर नीति अपनाता है, जिससे देश में शांति बनी रहती है, अनुशासन बनी रहती है। ठीक है, और वहाँ गैर कानूनी कार्य भी बहुत ही कम होती है। तो ये सब बेनिफिट है। और एक और बेनिफिट है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, तो चौथा पॉइंट ज़रूर आप राइट करिएगा। एक दलीय शासन व्यवस्था में गठबंधन सरकारें नहीं बनानी पड़ती है और बार-बार चुनाव नहीं करवाना पड़ता है 5 साल से पहले। इससे क्या होता है कि देश का धन का भी बचत होता है और समय का भी बचत होता है। ठीक है, क्योंकि बार-बार चुनाव नहीं करवाना पड़ता है और स्थिर सरकार होने से देश का भी बहुत तेज़ी से विकास होता है, क्योंकि एक ही प्रकार की नीतियाँ काफ़ी लंबे समय तक रहती है और एक ही सरकार अगर काफ़ी टाइम तक है, तो विदेशी जो निवेशक है, वो भी ये सोच के आते हैं कि ये सरकार स्थिर है, तो इनके शासन में गलत नीतियाँ नहीं आएँगी। ठीक है,
तो इस वजह से विदेशी निवेश भी बढ़ता है देश के अंदर, तो टोटल मिला के देश का विकास होता है। तो चौथा पॉइंट आप ये राइट कर सकती हो, ठीक है, जो मैंने अभी बताया हूँ। इसका दोष क्या है? तो दोष की अगर बात करें तो सबसे पहले दोष है कि एक दलीय शासन व्यवस्था में तानाशाही ज़्यादा चीज़ों को देखने को मिलता है, ठीक है। सरकार के पास इतना ज़्यादा पावर होता है कि सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है और वो तानाशाही बन जाता है। कैसे वो जानते हैं? जब एक ही दल का शासन हो, ठीक है, और लगातार कई सालों तक देश के अंदर उन्हीं का शासन चलता रहे, एक ही दल का शासन चलता रहे, तो इससे वह सरकार कई बार क्या होता है कि तानाशाही बन जाता है, ठीक है, तानाशाही बन जाता है और लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देता है और लोगों के प्रश्नों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता है। इससे लोगों का जीवन स्तर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और इसका सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, वो है पूर्व सोवियत संघ, पुराना सोवियत संघ जो आज विघटित हो चुका है और वर्तमान चीन, ठीक है। चलिए, आगे हम नेगेटिव पॉइंट पढ़ते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था का। तो दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, वो है लोकतंत्र का अभाव। एक दलीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का अभाव होता है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है, ठीक है। बेशक से चुनाव करवाया जाता होगा लेकिन लोकतंत्र नहीं होता होगा, ठीक है। कैसे जानते हैं? तो लोकतंत्र वही शासन व्यवस्था को माना जा सकता है जहाँ लोगों के पास चुनने का कई विकल्प हो, कम से कम 2 पार्टियाँ तो होना ही चाहिए। लेकिन जिस देश में एक ही दल की शासन हो, ठीक है, एक दलीय शासन व्यवस्था हो, वहाँ लोकतंत्र हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है, उस देश को हम लोकतांत्रिक कह नहीं सकते हैं क्योंकि लोगों को अपना मनपसंद प्रतिनिधियाँ चुनने का अधिक विकल्प नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और वहाँ सरकार की कमियों की वजह से उजागर करने वाली विपक्षी दल भी नहीं होते। मतलब उस देश में सिर्फ सरकार है और सरकार कुछ भी अगर कमी वाला कार्य करता है, गलत करता है काम, शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो विपक्षी दल नहीं है कोई भी जो उसका विरोध कर सके, गलत कार्यों का विरोध कर सके। तो ऐसे देशों को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला नहीं कह सकते हम। ऐसे देशों में लोकतंत्र नहीं होता है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों का हनन। मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है एक दलीय शासन व्यवस्था में। कैसे होता है? तो एक दलीय शासन व्यवस्था में सरकार अक्सर तानाशाही बन जाती है, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगती है और उनके इन गलत गतिविधियों का विरोध करने वाला कोई विपक्षी दल ही नहीं होता है। तो इसीलिए मौलिक अधिकारों का हनन होता रहता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो हमारा है, वो है भ्रष्टाचार। देखो, एक दलीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें, ठीक है, तो एक दलीय शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर मौजूद होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे शासन व्यवस्था में सरकार जो भी घोटाला करता है, अर्थात भ्रष्टाचार करता है, तो उसका विरोध करने वाला विपक्षी दल होता ही नहीं है और इससे भ्रष्टाचार उच्च स्तर पे बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन कितने भी भ्रष्टाचार हो, इसका उजागर नहीं हो पाता है क्योंकि विपक्षी दल नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी नकारात्मक चीज़ें होती है किसकी? एक दलीय शासन व्यवस्था की, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है विपक्षी दलों का अभाव। विपक्षी दलों का अभाव की वजह से लोकतंत्र हम कह ही नहीं सकते हैं। कैसे? देखिए, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विपक्षी दलों का ही होता है और एक दलीय शासन में विपक्षी दल ही नहीं होते हैं। तो विपक्षी दल ही नहीं होते तो वहाँ पे लोकतंत्र का है कि, ठीक है, क्योंकि यही विपक्षी दल है सरकार के कमियों का विरोध करता है, ठीक है, और जनता की कमियों का उजागर करता है, जिससे सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता है, ठीक है। जिस देश में विपक्षी दलों का व्यवस्था नहीं है, ठीक है, जिस देश में विपक्षी दलों का व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में वहाँ लोकतंत्र संभव नहीं है। तो आई होप आपको इसकी एक एक दलीय शासन व्यवस्था की दोष और गुण दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक दलीय शासन व्यवस्था में जिन जिन चीज़ों की कमी है, जैसे एक दलीय शासन व्यवस्था में सरकार तानाशाही हो जाती है, तो द्विदलीय शासन व्यवस्था में और बहुदलीय शासन व्यवस्था में सरकारें तानाशाही बहुत ही कम बनता है। बहुत ही कम बार उदाहरण के रूप में देखा गया है कि द्विदलीय शासन व्यवस्था में और बहुदलीय शासन व्यवस्था में सरकार तानाशाही बनता हो, ठीक है। तो
एक दलीय शासन व्यवस्था में सरकारें तानाशाही बन जाती है, लेकिन द्विदलीय और बहुदलीय में नहीं। एक दलीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का अभाव होता है, लेकिन द्विदलीय और बहुदलीय में लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का अभाव नहीं होता है। और एक दलीय शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकारों का हनन होता है, लेकिन वहीं पे द्विदलीय और बहुदलीय में मौलिक अधिकारों का हनन बहुत ही कम होता है, और होता है तो वापस भी कर दिया जाता है। ठीक है। एक दलीय शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, उच्च स्तर का, लेकिन द्विदलीय और बहुदलीय में बहुत ही कम होता है भ्रष्टाचार। ठीक है। और विपक्षी दलों का अभाव होता है कि यहाँ पे एक दलीय शासन व्यवस्था में, और द्विदलीय और बहुदलीय में विपक्षी दलों का अभाव नहीं होता है। तो इसकी जो कमी है ना एक दलीय शासन व्यवस्था की, वो बहुदलीय व्यवस्था की और द्विदलीय व्यवस्था की गुण में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन हमारा है द्विदलीय शासक क्या है और इसका दोष और गुण बताइए। ये डोज लिखा गया, ये दोष है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले एक दलीय शासन व्यवस्था समझ लेते हैं, सॉरी द्विदलीय शासन व्यवस्था समझ लेते हैं। जब किसी देश में दो दलों की व्यवस्था हो, जिसमें से एक हर 5 साल पर सरकार बनाए और दूसरा विपक्षी दल के रूप में कार्य करे, तो ऐसी शासन व्यवस्था को ही हम क्या कह देते हैं, द्विदलीय शासन व्यवस्था। कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में दो दलों की सरकारें हैं। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं इसका दो गुण क्या है। ठीक है, द्विदलीय शासन व्यवस्था की। तो इसका गुण है कि यहाँ पे सरकारें तानाशाही नहीं बनती है। ठीक है, तो कैसे जानते हैं? एक दलीय शासन व्यवस्था में सरकारें अक्सर तानाशाही बन जाती है, लेकिन द्विदलीय शासन व्यवस्था में सरकार तानाशाही बनने की कोशिश करता है तो विपक्षी दल उन पर लगाम लगाता है। ठीक है, और तानाशाही बनने से रोकता है, जिससे सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं करता है और जनता के प्रति सदैव जवाबदेह यानी कि उत्तरदायी बना रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है द्विदलीय शासन व्यवस्था का। ठीक है, तो दूसरा जो बेनिफिट है इसका वो है लोकतंत्र का अभाव। सॉरी, ये दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि यहाँ पे लोकतंत्र का अभाव नहीं होती है। ठीक है, मैंने हेडिंग बना रखा हूँ, लेकिन अभाव नहीं होती है द्विदलीय शासन व्यवस्था में। कैसे, वही जानना है हमें। ये बार बार पेज की दिक्कत हो रहा है, इसके लिए सॉरी। द्विदलीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का अभाव नहीं होता है। अभाव क्यों नहीं होता है ये जान लेते हैं। तो लोकतंत्र वही शासन व्यवस्था को माना जाता है जहां लोगों के पास चुनने का कई विकल्प हो। कम से कम दो पार्टियां तो होनी ही चाहिए। दो दलीय शासन व्यवस्था में दो पार्टियां होती है, जिसमें से एक सरकार बनाता है और एक विपक्ष के रूप में कार्य करता है। जब सरकार तानाशाही बनता है या गलत कार्य करता है, तो ऐसे में विपक्षी दल ही है जो उनके कार्यों में कमी निकालता है और उनके शक्तियों का दुरुपयोग होने पर रोकता है। ठीक है, तो द्विदलीय शासन व्यवस्था में विपक्षी दल होने की वजह से वहाँ पे लोकतंत्र का लक्षण दिखता है। ठीक है, यानी लोकतंत्र वहाँ पे होता है, लेकिन एक दलीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं तीसरा इसका गुण समझते हैं द्विदलीय शासन व्यवस्था का। तो मौलिक अधिकारों का हनन बहुत ही कम होता है, बल्कि नहीं होता है। कैसे होता है वो जानते हैं हम। एक दलीय शासन व्यवस्था में सरकारें शक्तियों का दुरुपयोग करके अक्सर तानाशाही बन जाती है, जिससे लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं। ठीक है, लेकिन द्विदलीय शासन व्यवस्था में विपक्षी दल अपने महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा सरकार की गतिविधियों का विरोध करते हैं, जिससे वे अधिकारों की रक्षा कर पाते हैं और अधिकारों की रक्षा भी हो पाता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट आप देख ही रहे हैं, इसका जो गुण है, ठीक है, वो है भ्रष्टाचार। ठीक है, तो एक दलीय शासन व्यवस्था में तो भ्रष्टाचार बहुत तगड़ी लेवल का होता है, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था में उसके कंपेयर में कम होता है। एक दलीय शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार उच्च स्तर का होता है, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था में विपक्षी दलों के भूमिका की वजह से सरकार है ना भ्रष्टाचार बहुत ही कम कर पाता है, और अगर कभी करता भी है
तो लोगों को अवगत करवाते हैं इसके बारे में विपक्षी दल, ठीक है। इसका विरोध करते हैं विपक्षी दल, जिससे भ्रष्टाचार एक दलीय शासन की तुलना में बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पांचवा बेनिफिट पढ़ लेते हैं हम किसका, तो द्विदलीय शासन व्यवस्था का। तो विपक्षी दलों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें, द्विदलीय शासन व्यवस्था में। कैसे जानते हैं, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विपक्षी दलों का होता है, क्योंकि यही विपक्षी दल सरकार की कमियों का विरोध करता है, जनता के सामने उनकी कमियों का उजागर करता है, ठीक है, जिससे सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता है। और इससे देश में विपक्षी दलों का व्यवस्था ही नहीं है, मतलब जिस देश में विपक्षी दलों का व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पे लोकतंत्र संभव नहीं है। यानी एक दलीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्र संभव नहीं है, लेकिन द्विदलीय शासन व्यवस्था में है, ठीक है। तो द्विदलीय शासन व्यवस्था के हमने गुण पढ़ लिए, अब हम दोष पढ़ते हैं, ठीक है। तो द्विदलीय शासन व्यवस्था का जो दोष है, ठीक है, वो है सबसे पहला है उचित विकल्प का अभाव। मतलब एक दो ही विकल्प है, दोनों में से एक ही को चुनना है, लेकिन अगर वो पसंद नहीं आएगा जनता को तो फिर उनके पास और अधिक विकल्प नहीं है। तो पहला ये है इसका नेगेटिव। देखते हैं, द्विदलीय शासन व्यवस्था में मतदाताओं के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हीं दो पार्टियों में से किसी एक को उन्हें मजबूरन चुनना पड़ता है। लेकिन एक दलीय शासन व्यवस्था से यहाँ बेहतर यह बात है कि यहाँ पे एक विकल्प अधिक है जो विपक्षी दलों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट भी है और दोष भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें भ्रष्टाचार, द्विदलीय शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता है क्योंकि यहाँ यही दो पार्टियां होती है जो आगे पीछे सरकार बनाती रहती है और भ्रष्टाचार भी करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है इसका वो है प्रतिनिधित्व का अभाव। द्विदलीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का अभाव होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मन मर्जी से स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। जैसे भारत में क्या होता है कि अगर किसी पार्टी से अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम डायरेक्ट स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस देश में द्विदलीय व्यवस्था हो वहाँ पे स्वतंत्र रूप से हम खड़े नहीं हो सकते हैं, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के हम खड़े नहीं हो सकते। हमें खड़ा होना होगा तो दो पार्टियों में से किसी एक पार्टियों की तरफ से ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर उन्होंने मौका नहीं दिया दोनों पार्टियों ने तो हम चुनाव में खड़े ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में प्रतिनिधित्व का क्या हुआ, अभाव हुआ। तो दोनों का हमने नेगेटिव समझ लिए, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही समझ लिए। अब हम समझते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था के दोष और गुण। तो बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जिस देश में दो से अधिक, ठीक है, जिस देश में दो या दो से अधिक दलों की व्यवस्था हो ऐसी व्यवस्था को हम द्विदलीय शासन व्यवस्था कह देते हैं, ठीक है। और भारत, ब्रिटेन ये सब बहुदलीय व्यवस्था का एग्जाम्पल है। और गुण समझ लेते हैं। तो द्विदलीय व्यवस्था का जो गुण था ना वही इसका भी गुण है। चुनाव में अनेकों विकल्प है, ये एक्स्ट्रा मिल गया हमें पॉइंट, क्योंकि द्विदलीय शासन व्यवस्था में दो ही विकल्प था, ठीक है, और इसमें कई सारे विकल्प है, तो ये एक बेनिफिट है। फिर नेक्स्ट है लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है, ठीक है, बहुदलीय शासन व्यवस्था में। विपक्षी दलों की वजह से सरकार शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता है, मजबूत लोकतंत्र हो पाता है, भ्रष्टाचार कम होता है, ठीक है, और सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता है। तो जो द्विदलीय शासन व्यवस्था का जो गुण था वो यहाँ पे डिट्टो यहाँ पे राइट कर सकती हो। एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा है हमारे लिए, तो एक्स्ट्रा पॉइंट आप देखोगे तो ये है हमारा पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है, ये है एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा सारा एक्स्ट्रा। चलिए, और वहीं पे इसका अगर दोष की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका दोष क्या है, तो बार बार सरकार गठबंधन के रूप में बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं ना, बहुत सारे सदस्य चुनाव में खड़े होते हैं, तो वोट बढ़ जाता है, सीट बढ़ जाता है, और इसी वजह से सरकार बार बार हमें गठबंधन बनाना पड़ता है, इसलिए ये हमारा दोष है। और गठबंधन सरकार बार बार बनता है तो सरकार अस्थिर होता है, क्योंकि इस समय से पहले ही 5 साल से पहले ही विघटित हो जाती है, ठीक है,
जिससे हमारे देश में धन व्यर्थ में खर्च होता है, समय भी व्यर्थ में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यापक भ्रष्टाचार की मौजूदगी, मतलब भारत में जैसे जो बहुदलीय व्यवस्था वाला जो देश है, यहाँ पे भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और बार बार जो प्रतिनिधि होती है वो दल बदल करती है, क्योंकि कई सारी पार्टी है, अक्सर दल बदल होता रहता है। तो ये सारे के सारे इसका दोष है। ठीक है। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो शास्त्री जी के मृत्यु के बाद दो नेताओं के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए होड़ हुई, वो कौन थी? तो वो पहला इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए होड़ किन दो नेताओं के बीच में हुई? ठीक है, तो वो वीवी गिरी है और एनएस रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जाकिर हुसैन जी के मृत्यु के बाद तुरंत तुरंत कौन दो प्रधानमंत्री बने? तो पहला तो वीवी गिरी बने और दूसरा फ़खरुद्दीन अली अहमद बने। ठीक है। और याद रखिएगा राष्ट्रपति का आपातकाल जो घोषित किया था 1975 में, तो यही राष्ट्रपति थे उस समय, फ़खरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी ने इन्हें ही कहा था कि आपातकाल राष्ट्रीय लगाना है और इन्होंने लगाए थे। ठीक है, उनके ही कहने पे। चलो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंडिकेट क्या है? ठीक है, तो सिंडिकेट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, मान लेते हैं ये ये है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और कांग्रेस के अंदर ये जो है, ये मान लेते हैं इंदिरा गुट है। ठीक है, और सारे के सारे जो हैं, मतलब ये पूरा जो पार्टी है, मतलब ये छोड़ देते हैं हम, ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल सर्कल जो है इंदिरा गुट है। ठीक है, और बाद बाकी जो गुट बच गया, मतलब जो जगह एरिया बच गया, ठीक है, ये सारे के सारे एरिया बच गया, ये सारे के सारा सिंडिकेट गुट है। तो मैं सिंडिकेट गुट का डेफिनेशन क्या है, तो कांग्रेस के अंदर दो गुट था। ठीक है, एक सिंडिकेट गुट था, ठीक है, और एक इंदिरा गुट था। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसका डिफाइन ये करेंगे, कांग्रेस के अंदर दो गुट था, एक इंदिरा गुट और दूसरा सिंडिकेट गुट। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर सबसे प्रभावशाली गुट था, यानी कि इंदिरा गुट से भी ज़्यादा पावरफुल था। कांग्रेस की तरफ से कुछ भी अगर निर्णय लिया जाता था तो सिंडिकेट गुट का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता था। ठीक है, और जब 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो सिंडिकेट गुट है कांग्रेस ओ बना और इंदिरा गुट है कांग्रेस आर बना। ठीक है, तो सिंडिकेट का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। एक बार हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ और कितने भागों में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में, यानी 1969 में हुआ और दो भागों में हुआ। ठीक है, और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बना। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की पार्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में कौन सा सैद्धांतिक तर्क दिया था? ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा था कि कांग्रेस का शासनकाल अलोकतांत्रिक है और यह गरीबों के हित में नहीं है। इन्होंने ये बात कहा था। ठीक है, और दलित पैंथर क्या है और इसका उद्देश्य अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सही से कवर करना चाहिए हमें। तो दलित पैंथर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो इसकी स्थापना 29 मई 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के दलित महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, एक बार फिर से कहूँगा, दलित पैंथर्स 29 मई 1972 में महाराष्ट्र के दलित वर्ग ने इसकी स्थापना किया था और यह संगठन अंबेडकर के विचारों पर आधारित था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा की समाप्ति करना, ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करना, और तीसरा कि दलितों के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव, ठीक है, जातिगत भेदभाव और जातिगत भेदभाव करने वालों के लिए संविधान में कठोर प्रावधान किया जाए, मतलब दंड की प्रावधान करने की बात किया गया। ठीक है, तो ये दलित पैंथर्स के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है, तो प्लीज़ याद कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्रैंड अलायंस क्या है?
ठीक है। तो ग्रैंड अलायंस को समझने के लिए आपको 1971 में चलना पड़ेगा, ठीक है। 1971, ठीक है। 1971 में कांग्रेस आर जो था, ठीक है, वो चुनाव लड़ रहा था और कांग्रेस ओ लड़ रहा था और ग्रैंड अलायंस लड़ रहा था, ठीक है। अब क्या है कि विपक्षी दल जो थे ना, कांग्रेस आर के, कांग्रेस ओ के और कांग्रेस आर के साथ ना सीपीआई था, ठीक है, सीपीआई। तो मैं एक ही बात कहूँगा, 1971 में कांग्रेस और सीपीआई के जो विपक्षी दल थे, उन्होंने जो गठबंधन बनाया था ना, उसी गठबंधन को ग्रैंड अलायंस कहा गया, महागठबंधन कहा गया। अब मैं थोड़ा सा सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थ्योरीली थोड़ा समझ लो एक बार। देखो 1971 में कांग्रेस तथा साम्यवादी पार्टी के विपक्षी दलों ने एक महागठबंधन बनाया। महागठबंधन को अंग्रेजी में कहेंगे ग्रैंड अलायंस। महागठबंधन को अंग्रेजी में कहेंगे ग्रैंड अलायंस, ठीक है। तो इस दो पार्टी आप जो देख रहे हैं, कांग्रेस और साम्यवादी पार्टी, इन दो पार्टियों के विपक्षी दलों ने, क्योंकि कांग्रेस और साम्यवादी पार्टी 1971 के आम चुनाव एक साथ होकर लड़ रहे थे, ठीक है। और इन दोनों के विपक्षी दलों ने एक महागठबंधन बनाया था, ठीक है। और इसी महागठबंधन को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंड अलायंस, ठीक है। और ग्रैंड अलायंस की बात करें तो इन्होंने 1971 में इंदिरा हटाओ की नारा भी दिया था, ठीक है। तो आई होप ग्रैंड अलायंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक भारतीय राजनीति का एक कह लो स्लोगन है, ठीक है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कि भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का जो मुहावरा आया था, ठीक है, चौथे आम चुनाव के समय में, इसका तात्पर्य तो समझते हैं। चौथे आम चुनाव के समय में मतलब 1967 में हरियाणा का एक एमएलए थे जिनका नाम था गया लाल, ये याद रखना जरूरी है आपको। 1967 में हरियाणा का एक एमएलए गया लाल ने 14 दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में, 14 दिनों में 3 बार पार्टी बदला उन्होंने, ठीक है। और इसी वजह से भारतीय राजनीति में एक जुमला प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। और ये जुमला था आया राम गया राम, ठीक है। 1967 में एमएलए, ठीक है, गया लाल जो थे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए थे, ठीक है। एक बार ठीक कर देता हूँ इसको क्लियर। 1969 में अगर बात करें तो वो जो एमएलए गया लाल थे हरियाणा के, ये कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए और यूनाइटेड फ्रंट, पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए और यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में गए और फिर क्या हुआ कि ये फिर से कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यानी कि 14 दिनों में इन्होंने 3 बार अपने पार्टी को बदला था, ठीक है। इसीलिए इनके नाम पे मतलब आया राम गया राम का जुमला प्रसिद्ध हुआ, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।